हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए रीजनिंग बूस्टर सीरीज की आज हमारी ये 13th क्लास है और आज की क्लास के जो टॉपिक हैं वो है कैलेंडर और क्लॉक। आज की इस क्लास में मैं आपको कैलेंडर और क्लॉक के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जिन्हें एग्जाम में जाने से पहले आपको रिवाइज करना जरूरी है। यानी एक स्मार्ट रिविजन सीरीज मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की है। इसमें बस आपको ना ये देखना है कि एग्जाम में जाने से पहले जो इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है क्या वो आपको आता है। यदि उस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है कि वीडियो में जाकर उस टाइप के क्वेश्चन को एक बार जाने से पहले रिवाइज जरूर कर ले, तो ये स्मार्ट रिवीजन आपका क्या है हो जाएगा। तो चलिएगा बच्चों, स्टार्ट करेंगे पहले कैलेंडर के क्वेश्चन से। कैलेंडर का एक टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, सबसे सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें दो डेट्स दी होती हैं और एक डेट का डे दिया होता है, दूसरी डेट का पूछा जाता है। जैसे यहां पर कहा गया है, आपको क्या कहा गया है, यहां पर कहा गया है कि 23 मार्च 2007 को कौन सा दिन था, शनिवार था, यानी कि क्या था आपका सैटरडे था। तो आपको बताना है कि 23 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। तो प्यारे बच्चों, आपने यहां पर क्या एनालाइज किया कि हमसे ना पूरा एक वर्ष बाद का दिन पूछा गया है, यानी दोनों के अंदर डे क्या है, सेम है, मंथ भी सेम है, बस डिफरेंस किसका है, ईयर का, यानी कि वर्ष का अंतर है। यानी पूरे एक साल के बाद की बात हो रही है। तो अब आपको एक चीज याद रखनी है कि इस एक साल के दौरान जो फरवरी महीना है वो कब आया। तो आपने देखा 23 मार्च 2007 तक तो फरवरी जा चुका था, तो फरवरी आया है कब, 2008 में। और 2008 क्या होता है, लीप वर्ष होता है। तो इसलिए अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी बनेगी, 2। यानी सीधा सीधा क्वेश्चन क्या हो गया कि 366 दिन बाद कौन सा आएगा, क्योंकि कैलेंडर बीच में किसका चला है, लीप वर्ष का। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और 366 दिन में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 2। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो सैटरडे से 2 दिन बाद आएगा। तो अब प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि सैटरडे से 2 दिन बाद जो दिन आता है ना, वो आपका कौन सा होता है, मंडे। इसलिए क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो कैलेंडर का एग्जाम में आपका आ सकता है वो आपका आ सकता है रिपीटिशन ऑफ अ कैलेंडर ईयर, कि कैलेंडर वर्ष दोबारा कब रिपीट होता है। या तो आपसे लीप ईयर का क्वेश्चन पूछ सकता है या आपका क्या है, आपसे नॉर्मल ईयर का क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे यहां पर कहा गया है कि 2005 का कैलेंडर आने वाले किस वर्ष के समान होगा। तो मैंने इसकी ना एक ट्रिक आप लोगों को बताई थी कि एक नॉर्मल ईयर का जो कैलेंडर रिपीट होता है या तो 11 वर्ष बाद रिपीट होता है या 6 वर्ष बाद रिपीट होता है, और लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होता है, आपका 28 वर्ष बाद। और जो एक्सेप्शनल केस है वो मैंने आपको फाउंडेशन बैच में और मास्टर बैच में बताए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब यहां पर आपका पॉइंट क्या आता है कि हम सबसे पहले क्या जोड़ेंगे साधारण वर्ष के लिए, 11 या 6। तो सबसे पहले आप क्या है, 11 जोड़कर देखेंगे। जैसे ही मैंने 2005 में 11 जोड़ा तो आपको क्या मिला, 2016। पर आपने क्या देखा, 2005 ये क्या है, एक नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है, और 2016 क्या है, एक लीप ईयर है, यानी कि लीप वर्ष है। तो एक बात हरदम याद रखनी है, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर में रिपीट होता है और लीप ईयर का लीप ईयर में। तो इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, हमारा नॉर्मल ईयर आना चाहिए था। तो अब क्या करेंगे, यदि 11 जोड़ने से लीप वर्ष आता है तो 11 की बजाय अब हम कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 6। तो 2005 में मैं 6 जोड़ता हूं तो कितना आता है, 2011। यानी क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए बन जाएगा। अब तीसरे टाइप का कैलेंडर का जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, कोई भी पर्टिकुलर डेट आपको दी जाएगी और आपको उस डेट का क्या है, डे फाइंड आउट करना है। यानी कोई भी तारीख दी होगी, उसका दिन बताना है कि कौन सा दिन। जैसे यहां पर पूछा गया है कि बताओ 11 फरवरी 2016 को कौन सा दिन है। तो इसको निकालने का आपको एक तरीका मैंने सिखाया था बच्चों, वो क्या कि सबसे पहले तो हम क्या लेते हैं, डे डेट यानी दिन की तारीख जो 11 है, फिर हम लेते हैं मंथ कोड यानी महीने का कोड। पर महीना यहां पर कौन सा दिया है, फरवरी, और 2016 क्या है, एक लीप वर्ष है। तो वैसे तो साधारण वर्ष में फरवरी का कोड 4 होता है, पर लीप वर्ष में कितना होता है, 3। तो फरवरी का कोड क्या लेंगे, 3। फिर लेंगे सेंचुरी ईयर, शताब्दी का कोड। तो शताब्दी वर्ष कौन सा पूरा हो चुका है, 2016 की बात है तो 2000 पूरा हो चुका है, तो 2000 का जो कोड है वो क्या होता है, 6। फिर लेते हैं हम ईयर के लास्ट 2 डिजिट यानी वर्ष के आखिरी के 2 अंक जो कि कितने हैं, 16। फिर हम देखेंगे ये वाला जो नंबर है ना वो 4 से कितने टाइम्स, यानी इसमें लीप ईयर कितने होंगे। तो 4 से ये कितनी बार डिविजिबल होगा, 4 से पूर्णतः कितनी बार भाग होगा, तो 4 चौक 16, तो यानी ये कितनी बार भाग हो गया, 4 बार। अब इन सभी को आपस में आप क्या है, जोड़ लेंगे। अब जोड़ेंगे तो 11 और 3 14 और 6 20 और 16 36 और 4 कितना आ गया, आपका 40 आ गया। अब इस 40 को आप किससे भाग देंगे, 7 से, ठीक है ना।
और 7 पंचे कितना होता है आपका 35 होता है। तो शेषफल कितना बचा आपका 5 बचा, रिमाइंडर कितना है 5। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि डेज कोड के अकॉर्डिंग जो 5 कोड होता है ना वो किसका होता है आपका थर्सडे का होता है। किसका होता है थर्सडे का। ये कोडिंग सिस्टम में मैंने आपको बताया था। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन बी बन गया। अब एग्जाम में कैलेंडर का और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये वाला क्वेश्चन आता है जहां पर आपको कहा गया है यदि 15 मार्च 1983 को रविवार था तो 23 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिन होगा। यानी कोई दो डेट, एक डेट का तो डे गिवन है, दूसरी डेट का आपसे पूछा है, पर यहां पर देखो डे भी डिफरेंट है, मंथ भी डिफरेंट है और ईयर भी डिफरेंट है, तो थोड़ा लेवल हाई है। तो इनको हम क्या करेंगे, दोनों के कोड को कंपैरिजन। सबसे पहले मैंने इसका क्या बताया था, हम लिखते हैं आस्क डेट, यानी जिसके बारे में हमसे पूछा जाए। तो हमसे कौन सी तारीख के बारे में पूछा गया है कि 23 अक्टूबर 2025 को क्या होगा। फिर हम लिखते हैं गिवन डेट, यानी जो हमें दी गई है, और ये आपको कौन सी तारीख दी गई है जिसके बारे में आपको पता है 15 मार्च के बारे में आपको बताया गया है कि 15 मार्च 1983 को जो दिन था ना वो आपका कौन सा दिन था, संडे था। वो क्या बताया गया है, संडे था। ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो मैं इनके क्या लूंगा, कोड लूंगा बच्चों। ठीक है ना। सबसे पहले इसका कोड लिखूंगा मैं, 23 को 23 लिखूंगा, फिर मंथ कोड अक्टूबर का 1, फिर 2000 का कोड कितना होता है 6, फिर वर्ष के आखिरी के 2 अंक 25 और 25 4 से कितनी बार कटा, 6 बार। अब इन सभी को मैं क्या कर लूंगा, यहां पर जोड़ लूंगा। इन सभी को यहां पर मैं क्या कर लूंगा, जोड़ लूंगा। जैसे ही मैं जोड़ता हूं कितना आता है 30, 36 और 25, ये कितना आ गया 61। अब नीचे वाले का लूंगा, 15 को 15 लिखूंगा, मार्च का कोड आपका कितना होता है 4, उसके अलावा 1900 का कोड 0, वर्ष के आखिरी के 2 अंक 83, 83 4 से कितनी बार कट रहा है 20 बार। अब इसको जोड़ दूंगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 122। अब 61 में से 122 यानी एडी में से जीडी को घटाएंगे तो ये आपका कितना आएगा, माइनस का 61। कितना आएगा, माइनस का 61, यही आएगा बच्चों। अब एक बात बताओ, यानी क्वेश्चन का पैटर्न क्या कहता है कि हमें कौन सा दिन बताना है जो संडे से, हमें कौन सा दिन बताना है अब यहां पर जो संडे से कितने दिन पहले आएगा, 61 दिन पहले आएगा। अब इसमें हफ्ते हटा देते हैं, 56, तो बचा कितना 5, यानी जो दिन 5 दिन पहले आएगा। और रूल क्या कहता है, जो दिन 5 दिन पहले आता है वो 2 दिन बाद भी आता है, ये आप लोगों को सिखाया था। तो संडे से 2 दिन बाद क्या आता है प्यारे बच्चों, ट्यूसडे। तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ट्यूसडे हो गया। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में कई बार अक्सर बच्चे जो है ना गलती क्या करते हैं कि सीधा सीधा ना वो इस डेट का क्या है डे निकाल लेते हैं, पर कई बार एग्जामिनर डाटा बदल कर देता है। ये जरूरी थोड़ा है कि 15 मार्च 1983 को रविवार रहा होगा, क्या पता डाटा बदल दिया हो, तो इसलिए आपको डेट को कंपेयर करके ही सोल्व करना होगा। और इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जिनमें ईयर सेम होता है तो ईयर का कोड लेने की जरूरत नहीं है, मंथ सेम है तो मंथ का कोड लेने की जरूरत नहीं है, डेज सेम है तो डेज का कोड लेने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी कंपैरिजन करते वक्त। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में बड़ा ही सिंपल होता है, वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर कहा गया है कि नवीन को याद है कि उसका इंटरव्यू जो है ना वो कब हुआ है, 23 नवंबर के बाद, लेकिन 26 नवंबर से पहले। अब 23 नवंबर के बाद यानी 24 तारीख को हुआ होगा या 25 को, और 26 से पहले। तो 23 नवंबर के बाद और 26 नवंबर से पहले ये 2 डेट आती हैं 24 और 25। जबकि दीपक को याद है, जबकि दीपक को क्या याद है कि जो नवीन का इंटरव्यू है ना वो 29 नवंबर से पहले लेकिन 24 नवंबर के बाद हुआ है। 24 के बाद कौन कौन सी डेट आएंगी, 25, 26, 27 और 28, क्योंकि हमें 29 नवंबर तक की पहले की डेट लेनी है। तो नवीन के अकॉर्डिंग इन 2 डेट्स में से किसी एक डेट को उसका एग्जाम था, और दीपक के अकॉर्डिंग इन 4 में से किसी एक डेट को नवीन का एग्जाम था। अब पूछा नवीन का इंटरव्यू नवंबर के किस दिन था, तो अब जब दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो दोनों के अंदर जो आपको कॉमन मिलेगा वो 25 मिलेगा। इसका मतलब 100% नवीन का जो एग्जाम था वो कब था, 25 को था। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। कैलेंडर का एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसा इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। यहां कहा गया यदि कल से 3 दिन बाद का दिन शुक्रवार होगा तो परसों कौन सा दिन था। इफ द डे आफ्टर 3 days ऑफ टुमारो विल बी फ्राइडे देन व्हाट वाज द डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हम पता क्या करेंगे बच्चों, ये हमने मान लिया है कि ये आज हमारा आज का दिन है, या कौन सा आपका टुडे है यानी आज का दिन है। ये हमारा क्या है, आज का दिन है। ठीक है ना, ये हमारा आज का दिन है। अब फिर क्वेश्चन ने क्या कहा कि यदि कल से 3 दिन बाद, यानी कल टुमारो हो गया ये हमारा, उसके 3 दिन बाद यानी 1, 2, 3,
3 दिन बाद कौन सा दिन हो, शुक्रवार, यानी कि क्या हो, फ्राइडे हो। ठीक है, तो इसका मतलब आज कौन सा दिन होगा, फ्राइडे से 1 दिन पहले थर्सडे, 2 दिन पहले वेडनेसडे, 3 दिन पहले ट्यूसडे और 4 दिन पहले क्या हो गया, मंडे। यानी आज का जो दिन है ना वो कंफर्म हो चुका है कि वो क्या है, मंडे है। ठीक है ना बच्चों, ये कंफर्म हो चुका कि ये क्या है, मंडे। अब क्या पूछा, तो परसों कौन सा दिन था, यानी कल से 1 दिन पहले कौन सा दिन था, ये अब हमें बताना है। तो सीधा सीधा हमें क्या बताना है कि मंडे से 2 दिन पहले कौन सा दिन था। तो मंडे से 2 दिन पहले जो दिन आएगा ना वो आपका क्या आएगा, सैटरडे आएगा। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, सैटरडे। तो ये थोड़ा लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से थोड़ा सा सोल्व करना। इसको बच्चे अक्सर क्या है, जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। अब क्लॉक के एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सबसे पहले सिंपल टाइप का जो क्वेश्चन, जहां पर आपको क्या है, कोई समय दिया गया है, जैसे 8:48 का। अब पूछा गया कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा। तो इसका सीधा सीधा तरीका बताया हुआ है। क्या बच्चों, क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका है कि जो आपकी ना यहां पर ये है हावर की वैल्यू घंटे की, और ये है मिनट की वैल्यू। तो जो आपकी एच की वैल्यू है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर लो, और जो आपकी मिनट की वैल्यू है उसको कितने से मल्टीप्लाई कर लो, 11 से। तो ये आ गया। अब फिर उसके बाद क्या करोगे, इन दोनों संख्याओं के बीच का आप अंतर ले लेंगे। 480 और 528 दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, जो भी अंतर आएगा उसको 2 से भाग दे देना, वही क्वेश्चन का आंसर है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आ गया 48, और 48 को जब 2 से भाग दिया तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, 24 डिग्री। ये हमें किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में। ये आपका एक तो सिंपल वाला क्वेश्चन, इसको आप कर लेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन आता है आपका ये वाला, जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ बनता है। क्या कि 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण जो है ना वो 50 डिग्री का होगा। तो बच्चों देखो, 50 डिग्री का भी कह सकता है, वो कहेगा या दोनों सुइयां परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा, अपोजिट है तो 180 डिग्री होगा, कोइंसाइड है तो इसका मतलब 0 डिग्री होगा। पर इन सभी के लिए ना आपके पास ना एक खास ट्रिक है जो मैंने बताई हुई है, कि वो निकालने का जो आसान तरीका है ना वो पता क्या होता है बच्चों। यहां पर आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और m की वैल्यू क्या होती है, 1/11 h × 60 ± 2 थीटा। बस ये होता है बच्चों। यहां पर आपकी ये ट्रिक क्या है, काम कर जाएगी। ये ट्रिक आपकी क्या है, काम कर जाएगी। ये मैंने क्लॉक चैप्टर में आपको बताया है। यहां पर अब पॉइंट क्या आता है बच्चों कि h की वैल्यू क्या होगी, जब बात है 4 और 5 बजे के बीच, तो समय क्या होगा, 4 बजकर कुछ मिनट, यानी r की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी, वो कंफर्म है। ठीक है ना बच्चों। मिनट की वैल्यू हमें नहीं पता, वो हमें निकालनी है। और एंगल जो होगा ना वो 50 डिग्री का होगा, तो थीटा का पता लग गया कि हमें कितना होगा, 50 डिग्री होगा। अब बस पुट करना है और सोल्व करना है बच्चों। तो पुट किया तो यहां से m की वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे 1/11, h की वैल्यू 4 है तो 4 × 60 ± 2 थीटा, यानी 2 × 50 हो गया। अब फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 1/11 ये हो जाएगा 240, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। फर्दर सोल्व करेंगे तो यहां से 2 वैल्यू आएंगी, 240 में से 100 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 340/11, और यदि 240 में से 100 घटाओगे तो क्या आएगा, 140/11। क्लियर है बच्चों। अब 340 को 11 से मैं भाग देता हूं तो मिनट की वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे 11 × 33 बचा 10, यानी 30 सही 10/11 मिनट आएगा। और दूसरी क्या आएगी, तो हम कहेंगे 140 को 11 से भाग देंगे, 11 × 11, 11 दूनी 22, बचा कितना शेषफल 8 बचा। ठीक है ना, तो बटे में 11, यानी एक समय तो होगा 4:30 सही 10/11 मिनट, और एक समय क्या होगा 4:12 सही 8/11 मिनट। पर आप ध्यान से यदि ऑप्शन में देखोगे तो इन दोनों में से जो ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है वो आपका कौन सा दिया है, ये वाला दिया है ऑप्शन बी के अंदर। ठीक है ना, ऑप्शन बी के अंदर ये वाला दिया है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन बी बन जाएगा। अब एक और टाइप का जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ना, थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड आते हैं, बड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के परपेंडिकुलर कितनी बार होंगी, 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट कितनी बार होंगी, ये वाली चीजें पूछी जाती है। अब जैसे यहां पर कहा है एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होती हैं, हाउ मेनी टाइम्स बोथ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ डे, कि क्लॉक की दोनों हैंड स्ट्रेट लाइन में कितनी बार होती हैं। तो याद रखना, आप जानते हैं बच्चों, इसमें याद रखना, देखो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना, क्या आप देखो याद रखना, 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के परपेंडिकुलर यदि आपसे पूछा जाए कितनी बार होती हैं, तो परपेंडिकुलर कितनी बार होती हैं, तो बच्चों याद रखना परपेंडिकुलर, तो ये कितनी बार होती हैं, याद रखना 22 बार होती हैं। ठीक है ना, सॉरी 1 मिनट, याद रखना
24 घंटे में कितनी बार होती हैं? 44 बार होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। वहीं पर यदि पूछा जाए कि 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के, ठीक है, 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट कितनी बार होती हैं? तो वो याद रखना, वो होती हैं 22 बार। यदि पूछा जाए कि 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार होती हैं, यानी कोइंसाइड, यानी 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो वो भी क्या होता है? 22 बार। पर यदि आपसे पूछा जाए कि 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ स्ट्रेट लाइन में कितनी बार होती हैं, तो स्ट्रेट लाइन में 2 टाइम होती है बच्चों। जब वो एक दूसरे के अपोजिट है तब भी स्ट्रेट लाइन में है, और एक दूसरे के साथ है तब भी क्या है? स्ट्रेट लाइन में है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? आप कहेंगे 22 और 22 मिलाकर यानी कितनी बार? 44 बार। अब यही तो आपसे पूछा गया है ना, तो इसलिए क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना बन गया? 44 बार। ये बात याद रखना बच्चों। अब एग्जाम में एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखिएगा, वो ध्यान रखिएगा, मिरर इमेज या वाटर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहां पर कहा गया है कि किसी घड़ी में, ठीक है ना, दर्पण छवि में, यानी कहीं ना कहीं मिरर इमेज में ना जो टाइम है ना वो कितना नजर आ रहा है? 5:23 नजर आ रहा है। तो एक्चुअल टाइम कितना होगा? तो एक्चुअल टाइम निकालने के लिए आपको पता है मिरर इमेज का हरदम 11:16 से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। अब 11:16 से सब्ट्रैक्ट किसको करना है? आर को आर में से और मिनट को मिनट में से। ये डायरेक्ट ट्रिक आपको बताई है। तो यहां पर 37 आएगा, यहां पर 6 आएगा, तो यानी समय जो होगा वो 6:37 होगा। ऑप्शन ए के अंदर है। तो मिरर इमेज के लिए 1160 और वाटर इमेज के लिए होता है 1830, यानी या हम कह सकते हैं 1790। ये बात याद रखना, ठीक है ना बच्चों। आज की वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो जाहिर सी बात है आपको मेरे द्वारा बनाया गया कंटेंट भी पसंद आएगा। तो आप यदि अपने आने वाले रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे द्वारा तैयार की गई रेलवे रीजनिंग की बुक आज ही आप मार्केट से ऑर्डर कर सकते हैं, जो आपको आसानी से Amazon और फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी। बड़ी ही शानदार बुक है। A to Z चैप्टर इसके अंदर दिए हैं और हर चैप्टर के टाइप वाइज क्वेश्चन दिए हैं, और लेटेस्ट 2025 के भी सारे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर क्या है इंक्लूड किए हुए हैं। साथ ही साथ हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेटरी सॉल्यूशन भी दिया है। और कहूं बच्चों, और बढ़ की बात भी आपको मैं बता देता हूं बच्चों, इस बुक के अंदर ना इतने टाइप के क्वेश्चन मैंने डाले हैं, रेलवे के हर टाइप के क्वेश्चन, जो आपको शायद ही किसी और बुक के अंदर मिलेंगे। और ये स्पेशली प्रैक्टिस बुक है, यानी चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, टाइप वाइज, जहां से आप आसानी से क्या अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसे टाइप्स भी इंक्लूड किए हैं जो अभी तक रेलवे एग्जाम में नहीं आए, पर टीसीएस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो आने वाले एग्जाम के अंदर वो आपको उस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिएगा बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।